जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते थे, तो जैसे एनएनएल के जो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज है, उनके जो ग्रैंड टेस्ट है या आईबीक्यू या मिनी टेस्ट है, तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते टाइम क्या स्ट्रैटेजी रखते रखते थे, स्पेशली ग्रैंड टेस्ट की अगर मैं बात करूं? ग्रैंड टेस्ट में एक्चुअली क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आते हैं, एनालिसिस नॉर्सेट से थोड़े हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चंस ट्रिकी रहते हैं, तो मेरा रहता है कि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ऑप्शंस को नहीं देखना है। एक बार जब आप क्वेश्चन को क्लियरली समझ गए हो, उसके बाद आपके दिमाग में एक रैशनल आएगा, उसका उस रैशनल को ऑप्शंस में खोजना है। Hello everyone, I am Sabina, your Nursing Foundation faculty, and I welcome you to the the Nursing Next Live One platform. And again, it gives me an immense pleasure to introduce you all with Sambhav, who secured All India rank 81 in NORCET 10. तो सबसे पहले तो संभव बहुत बहुत बधाइयां आपको इस थैंक यू बहुत मैम। बड़े अचीवमेंट पे अपनी लाइफ के, क्या यू हैव सिक्योर्ड दिस रैंक 81 इन नॉर्सेट 10। सबसे पहले अगेन वेलकम टू नर्सिंग नेक्स्ट लाइव प्लेटफॉर्म। और जब आपने ये रिजल्ट देखा, आपके पास जब ये रिजल्ट आया और आपने द मोमेंट वो पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखा, तो आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, बहुत। बार बार चेक भी किया होगा कि मेरा ही रोल नंबर है। तो उस फीलिंग को थोड़ा एक्सप्रेस करो कि कैसा लगा वहां पे। मैम एक्चुअल में रिजल्ट 11 को आना था, तो वो आया नहीं, तो हम 4 बजे से देख रहे थे, रात में नींद भी नहीं आ पा रहा था। और एग्जैक्ट सेम टाइम पे शाम में 5:30 बजे रिजल्ट आ गया। तो मैं और मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे, तो पहले बिलीफ नहीं हो रहा था, हम लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बट फाइनली हुआ कि नहीं आ गया, बट हम फिर भी 4 बार अपने रिजल्ट को, रोल नंबर को देख रहे थे कि ये मेरा ही रोल नंबर है, तो हाँ। नो, लेट मी टेल यू एवरीवन, जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर है या जो व्यूअर्स हैं जो ये अभी सेशन को देख रहे हैं, संभव इज अ स्टूडेंट जिसे मैंने काफी बार एनएनएल एकेडमी में लाइब्रेरी में देखा है, बिल्कुल क्वाइटली। मतलब एक बहुत ही हैप्पी पर्सनालिटी पर्सन है, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि कई बार जब भी मैं एनएनएल एकेडमी विजिट करती थी, संभव इज अकेडमी में कोई मिले ना मिले, मुझे संभव जो है लाइब्रेरी में जरूर मिलते थे। और लाइब्रेरी में बिल्कुल डेडिकेटेडली वहां पे जो सिस्टम है वो उसको यूज करते हुए वीडियो को दे सुनते थे, अपने नोट्स बनाते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो संभव कहीं ना कहीं वो जो आपका एक हार्ड वर्क था, वो यस मैम। आज ट्रूली वो जो मेहनत आपने करी थी और वो रंग लाई है विद अ वेरी गुड स्कोर इन वन सिंगल अटेम्प्ट। संभव, अब जो भी हमारा आज का जो सेशन होगा, लेट्स मेक के हमारे जो अपकमिंग नॉर्सेट 11 के एस्पिरेंट है उनके लिए हम एक कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें, ताकि वो भी इसी तरीके से जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाए और वन गो में वो क्लियर कर ले। तो यस संभव, सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू शेयर विद एवरीवन कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, आपने कब नर्सिंग कंप्लीट करी, कब आपके जो है माइंड में ये आया कि मुझे नॉर्सेट की तैयारी शुरू करनी है, और कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू करी? मैम, जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था तो उस समय से था कि मुझे नॉर्सेट क्रैक करना है। तो बट उस समय मेरे पास कोई वैसे ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने अपने एक टीचर से पूछा था, तो उस समय उन्होंने रिकमेंड किया था टारगेट हाई बुक के लिए। तो मैंने उस समय से टारगेट हाई बुक मेरे पास था। उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो जो बैच था वो 2024 बैच था। तो मैं 2024 बैच था, पर मैं रजिस्ट्रेशन 2025 के एंड तक आया, इसके कारण मैं जो नॉर्सेट 9 था वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। बट उसके बाद फिर मैंने एनएनएल में ऑफलाइन नॉर्सेट 9 के लिए 6 मंथ के लिए कोचिंग लिया, और उससे बहुत हेल्प हुआ। उसके बाद जाके फिर। मुझे यस मैम। याद है संभव, जब भी हम क्लास लेते थे एकेडमी में, एंड अगेन टू जस्ट टू ऐड, संभव जो है एनएनएल एकेडमी के, संभव आपके बैच का नाम क्या था? येलो सफायर बैच। येलो सफायर। तो संभव हमारे एनएनएल एकेडमी के येलो सफायर बैच के स्टूडेंट थे, जहां पे उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस को एनरोल किया था एनएनएल नोएडा एकेडमी में। तो जब भी हम लोग क्लासेस लेते थे, इंटरेक्ट करते थे, संभव का इतना मतलब इतने एनर्जेटिक होते थे कि नहीं, मुझे एमसीक्यू पे फोकस करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता था तो संभव ऑन स्पॉट पूछते थे, मैम इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, आई स्टिल रिमेम्बर। और यही सारी चीजें हैं संभव, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप मिलके आज एक बड़ी अचीवमेंट बनी है। अगेन यस मैम। कंग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत प्राउड हो रहा है ये देखते हुए कि आपने वन सिंगल अटेम्प्ट में अपना नॉर्सेट क्लियर किया है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है एमसीक्यू के लिए। वो बिटवीन जो मिलता था पीरियड, उसमें मैं चल जाता था पोडियम के पास कि मैम इसका क्यों डाउट है, मैं कोई भी सब्जेक्ट आपसे पूछ सकता था। आप बहुत ग्रेसफुली मुझे हेल्प करते थे।
तो थैंक यू सो मच संभव। एंड यही चीज थी, यही आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से आपने जो है गिव अप नहीं किया, आपने कंटिन्यू किया कि नहीं भाई नॉट सेट तो निकालना है। यहाँ संभव मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब आपने अपना एक प्रिपरेशन जर्नी जो येलो सफायर के साथ एकेडमी में शुरू किया था, उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब मुझे कैसे प्रिपेयर करना है नॉर्सेट के लिए, क्योंकि लॉन्ग लेंदी क्लासेस होती हैं, पूरा दिन हाँ, क्लास चलती है और लगभग आपका 10 to 6, 6:30 की क्लासेस का शेड्यूल होता है। तो आप कैसे मैनेज करते थे और कैसे आपने बैलेंस किया अपनी प्रिपरेशन को? मैं क्या करता था कि मैं लेट नाइट स्टडी करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता था कि अगर मुझे सुबह उठना है तो एकेडमी में 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है। तो 8:30 बजे उठे और 8:30 से 10 बजे के बीच में मैंने आपको बताए हुए थे कि मैं एक एमसीक्यू सीरीज सुबह 6 बजे डेली देखता हूँ। आपने बोला यस। था वेरी वेल डन, देखना है उसे। तो मैं 8:30 से 10 बजे तक वो एमसीक्यू सीरीज देख के जितना ही फ्रेश हुए और खाना खा के टैट, सुबह का टैट कंप्लीट करके आगे क्लासेस, और क्लासेस में 10 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक क्लासेस चलता था। उस बीच में हमें 1 घंटा के लिए मिल जाता था लंच का टाइम, तो उसमें हम रिलैक्स करते थे। बाकी 15 मिनट का दो दो जो ब्रेक मिलता था, उसमें हम या तो आपसे आके कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते थे, या तो हम अपना रिवीजन करने लग जाते थे। उसके बाद जैसे ही 6:30 खत्म हुआ, हम भाग के जाते थे लाइब्रेरी। और जब तक वो गार्ड बोलते थे कि चलो हो गया, अब निकलो निकलो 8 बजे तब जाते थे। और मेरा मेक श्योर था कि जब 6:30 से 8 बजे है, तो उस समय जो एनएनएल की तरफ से जो बुक प्रोवाइड होता है एमसीक्यू वाला, स्ट्राइक बुक। उस बुक का नाम, वो जो स्ट्राइक बुक, हाँ, वो स्ट्राइक बुक है, उसका जो एमसीक्यूज है जिसमें दिया हुआ है कि पीवाईक्यू है, उसमें गोल्डन क्वेश्चंस है। तो मेरा था कि जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है, अगर मेंटल हेल्थ हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे जो 1.5 घंटा मिला है, तो इसमें कम से कम 150-200 क्वेश्चन हम यहाँ बना के फिर घर जाए। जब हम घर जाते थे तो 10 बजे से हम फिर पढ़ाई स्टार्ट करते थे, और 10 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक फिर पढ़ते थे। फिर 2:30 बजे सो के अगले दिन फर्स्ट फिर 8:30 बजे उठ जाना है। तो वो उस बीच में हम लोग या तो एमसीक्यू लगातार बनाते हैं, क्योंकि क्लासेस चल रहा है तो वहां पढ़ाई हो रहा है, तो हम देखते थे कि लगातार एमसीक्यू बनाए। और 6 दिन एमसीक्यू, और जिस दिन संडे होता था उस दिन सारे एमसीक्यू का कि कौन सा गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, नोट से फिर रिवीजन करके, क्योंकि टीचर्स रहते थे तो वहां पे जाके उनसे पूछना रहता था। Excellent strategy, and this is how the discipline looks like. Again शंभव आपने बताया कि इतनी ब्यूटीफुली आपने जो अपनी एक डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है जब भी हम किसी भी टारगेट के लिए जर्नी या प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने बोला कि क्योंकि एनएनएल एकेडमी में जो है एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपका पूरा प्लान बना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप हर सुबह जब आते हो तो आपके मॉर्निंग में एक टैट विच इज टॉपिक असेसमेंट टेस्ट होता है। जो भी आपने पहले पिछले दिन पढ़ा है उसके सारे कंटेंट के बेसिस पे आपको एक एमसीक्यू का टेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी क्लास शुरू होगी, लंबी क्लास होती है 6:30 तक। उसके बाद जो आपका टाइम बचा है वो आपने कितने अच्छे तरीके से यूज करना है, वो सब हम्म। उस पे डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो आपने यहाँ पे यूज करी थ्रू आउट योर जर्नी। अब क्योंकि आपने यहाँ पे ये पॉइंट बोला कि आपका एडमिट कार्ड जो आपका जो नहीं आ पाया, आप एनरोल नहीं कर पाए क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया था। अब येलो सफायर बैच जब ओवर हो गया कि नाउ यू नो, अब आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर आया तो उसके बाद आपने क्या अपने प्रिपरेशन में क्या एलिमेंट ऐड किया कि अब मैंने सब्जेक्ट सारे हो गए हैं, नोट्स मेरे बन गए हैं, तो रिवीजन पे फोकस किया, प्रैक्टिस पे फोकस किया, और ये दोनों आपने कैसे किए? देखिए, उसके बाद मेरा था कि जब हम साथ में कर रहे थे, तो इस तरह से आपको भी याद होगा, मैंने बोला था कि मैम टारगेट हाई के फंडामेंटल के जो एनएनएल से प्रोवाइड करवाए गए, और जो टारगेट हाई में उसमें टोटल 2,000 to 3,000 फंडामेंटल के ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के थे। तो हम जब अपने टारगेट के थ्रू चल रहे थे, तो जब एनएनएल में एक सब्जेक्ट खत्म होता था, तो मेरा सारा एमसीक्यू खत्म हो चुका होता था। वेरी और गुड। हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद 2 दिन का हम लोग को टाइम मिलता है, क्योंकि उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट टेस्ट होना है। तो हम उस बीच में क्या करते थे, उस पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते थे। तो करेक्ट। हुआ क्या कि येलो सफायर में जब खत्म हुआ, तो हम इस पोजीशन में थे कि मेरा टारगेट हाई पूरा खत्म हो चुका था, मेरे पास एक परफेक्ट नोट्स था। अब मेरे को करना था कि वो नोट्स मेरे को याद होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं मेरा परसेंटेज बढ़े। तो अब हम दो चीज किए, एक हम टेस्ट सीरीज परचेज किए, और हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किए। अब हम रिवीजन के लिए हम बोल बोल के पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, हम मन में नहीं पढ़ सकते, हम बोल बोल के पढ़ते हैं जिससे याद होता है। अगर आप ऐसे बोल बोल के 8 बार भी पढ़िएगा तो आपका याद हो जाएगा। और डेली हम टेस्ट देते थे, और जब भी हम टेस्ट देते थे तो हम मेक श्योर करते थे कि कितना भी नंबर आए, जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और जो हम स्किप किए हैं, अगर 1.5 घंटा का टेस्ट है तो हम 3 घंटा एनालिसिस पे देंगे।
वेरी गुड, कि वेरी क्यों ट्रू। गलत हो, और हमेशा जो गलती हुआ है नेट से नहीं सर्च करना है, अपने नोट्स से सर्च करना है। वो नोट्स आपके लिए बाइबल है, गीता है, आपको जो मानना है वो नोट्स आपके लिए है। सब चीज पहले आप वहां सर्च मारिएगा। आपको डाउट है आप फैकल्टी से पूछिए, तब आप गूगल पे सर्च मारिए। बहुत ही अच्छा आपका प्लान था जो आपने एक थ्रू आउट अपना जो है जर्नी में डिवाइड किया। संभव मुझे ये बताइए कि इतना जो भी आपका ड्यूरेशन था, मतलब येलो सफायर के बाद की जो आपकी ड्यूरेशन था, उसके बाद अब जब आपने अप्रैल मंथ में टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपने टोटल एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स को कवर किया या एमसीक्यू करे उनसे प्रैक्टिस? मैम टू बी ऑनेस्ट, जब मेरा टारगेट हाई हो चुका था उसके बाद मैंने और कोई बुक नहीं किया। मैंने डेली बस टेस्ट लगाया। तो डेली मैंने टेस्ट लगाने के बाद मेरा लगभग 100 to 120 टेस्ट हम नॉर्सेट 10 से पहले हम दे चुके थे। ग्रेट। और वो टेस्ट का जो एनालिसिस था, कभी कभी ऐसा होता था कि 12 क्वेश्चन को एनालिसिस करने में रात तक चल जाता था। तो इसके लिए मुझे और कोई नीड नहीं लगा। कहते हैं क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। जो टारगेट हाई है वो आपको एक बेस होता है कि आप बेसिक गलतियां ना करें, आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप एक टारगेट हाई जैसा बुक बना चुके हैं, फिर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको एक अच्छा टेस्ट सीरीज परचेस करके और उस पे आपको समय देना चाहिए कि आप उस पे अपना करें, जिससे आपका मार्क्स बहुत जंप होगा। अच्छा, जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते थे, तो जैसे एनएनएल के जो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज है, उनके जो ग्रैंड टेस्ट है या आईबीक्यू या मिनी टेस्ट है, तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते टाइम क्या स्ट्रैटेजी रखते रखते थे, स्पेशली ग्रैंड टेस्ट की अगर मैं बात करूं? ग्रैंड टेस्ट में एक्चुअली क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आते हैं, एनालिसिस नॉर्सेट से थोड़े हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो वहां पे क्वेश्चंस ट्रिकी रहते हैं। तो मेरा रहता है कि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ऑप्शंस को नहीं देखना है। एक बार जब आप क्वेश्चन को क्लियरली समझ गए हो, उसके बाद आपके दिमाग में एक रैशनल आएगा उसका, उस रैशनल को ऑप्शंस में खोजना है। जैसा आपने मुझे क्लास में भी अगर बोला था, तो वही वहां पे जो रैशनल होता है मैं वहां पे उसको खोजने की कोशिश करता हूँ। जब मुझे वो मिल जाता है तो फिर मैं उसको क्लिक करके, एक बार मैंने क्लिक कर दिया फिर मैं वापस नहीं आता हूँ। अगेन मैंने सेम स्ट्रेटजी मेंस के एग्जाम में किया था। मेरा किसी भी सेशन में टाइम नहीं बच रहा था, क्योंकि चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी हो, मैं हर क्वेश्चन को प्रॉपर समय दे रहा था। बट एक बार जब मैंने उस क्वेश्चन को क्लिक कर दिया या छोड़ दिया, फिर मैं वापस नहीं आऊंगा चाहे कितना भी समय बचाओ। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, ये संभव जो आपकी पूरी एक जर्नी रही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और आप काफी बार जब भी आप एनएनएल एकेडमी विजिट करते थे, तो कई बार कभी होता है ना, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो हमारी जितनी भी आपकी टीम है, जैसे आपके एकेडमी के जो हेड हैं, आपके जो वहां पे जो मार्गदर्शक हैं, तो उनसे आपको कैसा सपोर्ट मिला? मैम बहुत थैंकफुल हैं स्वाति मैम के लिए, डॉक्टर स्वाति मैम के लिए, सचिन सर के लिए, मुत्तू सर के लिए। मतलब ऐसा होता है कि जब भी डॉक्टर्स आते हैं तो डॉक्टर्स के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वो आते हैं, वो अपना 100% सपोर्ट करते हैं। बट जो 100% टाइम पे रहते हैं वो रहते हैं मार्गदर्शक। और आपको जब भी कोई डाउट हो या आप कोई इमोशनली डाउन रहे, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे, जब तक एकेडमी ओपन रहता है, सर वहाँ पे, स्वाति मैम वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो मेरे को बहुत हेल्प हुआ। मैंने सचिन सर से कितना बार क्वेश्चंस पूछे हैं, स्वाति मैम को मैंने कितने बार परेशान किया है। तो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट एनएनएल एकेडमी, क्योंकि जब हम एज अ स्टूडेंट अपनी जर्नी शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ना बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे फेजेस होते हैं जब हम बोलते हैं कि नहीं, अब जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में एक 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 तरीके का ना एक पॉइंट स्टार्ट कर देती है कि मतलब मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या मैं ठीक नहीं कर रहा। तो वहां पर हमें ना एक मेंटोर की जरूरत होती है, एक टीम ऑफ गाइडेंस की जरूरत होती है, जो आपके एनएनएल एकेडमी में आपके मार्गदर्शक, आपके जो एकेडमिक हेड हैं वहां पे, वो आपको गाइड करते हैं। तो ये अगेन ट्रूली वंडरफुल टू हैव एनएनएल एकेडमी फॉर द नर्सिंग मैम स्टूडेंट। इवन आफ्टर, जब आपका बैच कंप्लीट भी हो जाता है तो उसके बाद भी न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। और उसमें जो जो जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको ऐड करके, जो स्वाति मैम है वो डेली उसमें वो डालती हैं कि आज आपका ये रूटीन है, आपको आज ये करना है। फिर वो डेली बच्चों को पर्सनली मैसेज करके बोलेंगे बच्चे आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, ये चल रहा है। तो हाँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनएनएल।
इसीलिए एनएनएल इतना स्ट्रॉन्ग जो है प्लेटफॉर्म है, बिकॉज एनएनएल नोज के अगर स्टूडेंट अगर एक बार उनके पास आए हैं एंड स्टूडेंट बाय चांस एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए या कोई भी ऐसा रीजन है, बट स्टिल दे वांट के हर एक बच्चा सक्सेसफुल बने, अपनी टारगेट को अचीव करे। सो अगेन वेरी वेल सेड। एंड अब संभव मुझे ये बताओ कि जब आपने नॉर्सेट 10 के लिए, अब लास्ट हमारे लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं, फेब्रवरी एंड मार्च, उस हाँ। लास्ट 2 मंथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि अब मैंने सारे नोट्स हो गए, प्रिपेयर कर लिया, रिवीजन कर लिया? अब लास्ट के 2 मंथ में ना कई बार ऐसा था कि बहुत सारी अपडेट आ गई, और हाँ। किसी भी सोशल मीडिया पे आप देख लो, इट्स ऑल अबाउट अपडेट, अपडेट इन गाइनी, अपडेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अपडेट इन मेडिसिन फार्मा। तो वो सारे अपडेट, अब ऑब्वियस बात है एग्जाम 2 महीने बाद है, अपडेट आई है तो थोड़ी टेंशन होती है। तो वो उसके साथ आपने कैसे रिवीजन किया? मैम, मैं क्या करता हूँ कि जो भी रॉन्ग बुक का कंसेप्ट है वो मेरे से नहीं हो पाता है। मैं अभी आपको अगर अपना नोट्स दिखा पाता कि मैं ना सिंपल एक नोट्स रखना चाहता हूँ, जितने भी गलतियां होती है मैं उसी में लिखता हूँ। तो लास्ट में जब 2 मंथ बचे थे तो मार्च में आपका आरआरबी का एग्जाम भी आ गया था। यस। तो उस कारण मेरा प्रिपरेशन बीच में थोड़ा सा रुका था। बाकी जैसे ही आरआरबी का प्रिपरेशन खत्म हुआ, क्योंकि मैं पहले से टेस्ट दे रहा था, तो मैंने एक बहुत अच्छा रिस्क लिया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने वो रिस्क लिया। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें बहुत रिकमेंड करूंगा कि जब लास्ट का 1 से 1.5 मंथ बचे, मेक श्योर कि आप एक पीडीएफ रखो नॉर्सेट 1 से लेके नॉर्सेट 9 तक का, और सीआरई 1 और सीआरई 2 का। आप लास्ट टाइम में उस 19 पेपर को, 19 से 20 पेपर डेली आप बनाओगे, उन 20 पेपर को 20 दिन में खत्म करोगे जब नॉर्सेट नजदीक होगा। मैम, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्री और मेंस में इतना क्वेश्चन, यहाँ तक कि मेंस में सीआरई का टोटल 15 क्वेश्चन एज इट इज आ गया। तो ये इतना फायदे होता है, ये बच्चे को ना रैंक बूस्ट कर देता है, इसलिए ये हर बच्चे को करना चाहिए। लास्ट टाइम में जब 1.5 मंथ बचता है तो उनको पीवाईक्यू बनाना है, वेरी गुड, वेरी ट्रू। और रिवीजन को जितना क्विक हो सके उतना क्विक करिए। अच्छा, ये जो हमारे जो फैक्ट वाला डेटा होता है, चाहे कम्युनिटी में हो, मेडिसिन में हो या ऑब्स एंड गायनी में हो, उसको कैसे रटने के लिए क्या आप रखा आपने स्ट्रेटेजी के मुझे बस दिमाग में रट जाए ये चीज? जैसे मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मैं बताता हूँ एग्जांपल, वो मुझे याद नहीं होता है। तो मेरा एक स्ट्रेटजी है कि मैं देख के से बोल बोल के पढ़ता हूँ। मैं अगर ऐसा करता हूँ तो सेम जो आईक्यू वाला टेबल है, एमएससी का टेबल है, ऐसे ही जितने भी टेबल्स हैं मैंने वो सारा वैसे ही याद कर लिया। अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था कि ऐसे भी याद नहीं हो रहा था। तो उसके बाद लास्ट ब्रह्मास्त्र होता है कि आपको क्या करना है, एक बार देखना है, बोल बोल के लिखना है। उसके बाद आप वहां नहीं देखिएगा, आपको 5 बार फिर से लिखना है। एक बार आप ऐसे अगर कर दीजिएगा, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। आज के बाद मैं कभी नहीं भूलने वाला इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, क्योंकि मैंने वेरी बोल बोल के 5 बार लिखा। आप बोलो और लिखो, कभी नहीं भूलोगे। वेरी ट्रू, यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको देखो रिवीजन की स्ट्रेटेजी समझनी है, आपके ना ब्रेन को पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप लाउडली बोलोगे तो ब्रेन को पता चलेगा, और हाँ। अगर आप लिखते लिखोगे साथ में बोलोगे भी तो और स्ट्रांगली रिवाइज होगा। तो ये वाला जो डेटा होता है, इसको आप ये जो संभव ने रिवीजन स्ट्रेटेजी बोली, ये जरूर यूज करिएगा। और मैं बोलता हूँ बस नोट्स को अपना सिंपल रखें, एक जिस पे आ गए 10 बार इधर उधर नहीं जाना है। किसी ऑफिशियल अगर कोई अपडेट आता है, तो जैसे अगर आप एनएनएल से हैं तो डॉक्टर साक्षी मैम हर बार अपडेट डाल देती हैं। अगर कोई आया था, जैसे बीपी का एक अपडेट आया था तो आपने वीडियो डाला था 1 घंटा का, तो वो ऑफिशियल टीचर्स डाल देते हैं अपडेट। मेक श्योर कि आप कहीं और से देखने की जगह ऑफिशियल से देख लें। आपको उसमें से जो अपने काम का लगे वो अपने नोट्स में साइड से ऐड कर लें। कोई जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा बनाने का, आप अपने नोट्स को सिंपल रख के बार बार रिवाइज करें, आराम से हो वेरी जाएगा। ट्रू, नोट्स जितने शॉर्ट सिंपल कंसाइज होंगे उतना ही आपके माइंड में क्लैरिटी होगी। अच्छा एग्जैक्टली। शपथ, जब हमारा लास्ट के टाइम पे जो फास्ट ट्रैक के जो सीरीज के वीडियोस आए या ब्रह्मास्त्र की जो वीडियो आई और जो प्रिडिक्शन सीरीज आई थी यूट्यूब पे, उनसे आपको कितना फायदा हुआ? फास्ट ट्रैक का सीरीज बहुत अच्छा था। डॉक्टर अंकित गोयल का जो मेंटल हेल्थ का था, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। डॉक्टर मावत सर के नोट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो हाँ, वो लास्ट टाइम में बच्चों के लिए होता है कि जो बच्चे प्रॉपर अपना पढ़ चुके हैं उनके लिए क्विक रिवीजन हो जाता है, जो बच्चों को पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करता है लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। मैं अगेन अच्छा बोलता जब हूँ कि आप एक बार रिवीजन कर लीजिए फास्ट ट्रैक से। उसके बाद आप टीचर्स का वीडियो देखने से ज्यादा देखिए, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, बट एक बार वीडियो इतना अच्छा से देखिए कि आपको बार बार नहीं देखना पड़े। उसके बाद जो रिस्पेक्टेड टीचर्स ने जो नोट्स लिखवाया है, आप उसको पढ़िए। वेरी ट्रू। तो संभव यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ था, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे? एक बार जैसे आपने बोला कि एक बार वीडियो देखने के बाद बार बार वीडियो पे नहीं जाना, राइट? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार
आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, आप समय लेके देखिए। जैसे अगर डॉक्टर साक्षी मैम ने एक बार पूरा पढ़ा दिया, आपने उसे देख लिया, आपने नोट्स बना लिया, तो बार बार अपना रिवीजन करने के लिए डॉक्टर साक्षी मैम का वीडियो नहीं देखना है। आपने जो वो करेक्ट। नोट्स बनाया, अब वो आपका कंटेंट है, आपको वो रखना होगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको याद आएगा कि इस पेज पे ये लिखा था। वेरी ट्रू। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जितने भी अभी यंग बडिंग नॉर्सेट एस्पिरेंट है जो 11 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, देखिए आप कहीं भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है, एनएनएल की बात करूं, तो वीडियो को पहले आपने कंप्लीटली देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स हमेशा अपनी समझ से बनाओ कि आपको क्या समझ में आया उस वीडियो से, और फिर बार बार उस नोट्स को रिवाइज करते रहो। तो संभव लास्ट में जब आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, अब पता चल गया भाई प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी करनी है, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप था, उस गैप में क्या प्रिपरेशन किया कि मुझे मेंस में जो है क्लियर करना है वन गो में, ऐसा क्या स्ट्रैटेजी रखा कि मैं मेंस के लिए ये तैयारी करूंगा? मैम प्री में जो रिजल्ट आया था तो उसको लेके मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि हाँ कि अब रीच में है मेरे। तो मेरे मेरे दिमाग में ये था कि हम पिछले 1.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को कोई ब्लंडर नहीं करना है। यहाँ पे मेरे को एक दिन गैप करके सिर्फ मेंस का टेस्ट देना है और रिवीजन करना है मेरे को। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं 2 टाइम रिवीजन करूंगा, बट मैंने अपना मेंटल पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि बच्चे वहां पे पैनिक करते हैं और मेरे दिमाग में था कि कुछ नहीं होगा, तुमको बस अपना बेस्ट करना है, बस अपना बेस्ट करो, रैंक विल फॉलो यू। तो मैंने वेरी बस बोला कि एक बार मैं बस खुद को रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ, लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होना है। और मैंने वेरी टेस्ट सीरीज मैं सब बच्चे को बोलता हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, इसको शांत रखो, क्योंकि वहां पे जाके अच्छा से अच्छा बच्चा पैनिक हो जाता है, वहां माहौल ऐसा होता है। इसको शांत रखो, टेस्ट देना 2-3 दिन पहले बंद कर दो। जब बीच का जो टाइम होता है, मेक श्योर ज्यादा फोन पे बात मत करो, डिस्कस मत करो, अपना बस एक सेट रिवीजन लगा लो और एक दिन गैप करके टेस्ट दे लो, बस उसको एनालाइज करो, शांत रहो बस। वेरी ट्रू कि कामनेस आपकी बहुत जरूरी है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको अपने आप को काम रखना है, क्योंकि वो नर्वसनेस एंजाइटी ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्किंग का जो है रोल प्ले कर देती है। इसी से ही मुझे ये बताओ संभव कि नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या किया कि मेरे नेगेटिव मार्किंग जो है कम हो या ना आए, या जब आप प्रैक्टिस करते थे तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग को कैसे फोकस करते थे? मैम आपको याद होगा जब टारगेट हाई के ऑथर आए थे, तो मैंने उनसे भी पूछा था तो कि मेरे निगेटिव मार्किंग्स बहुत हो रहे हैं। तो मैं मुझे उस समय समझ में इतना नहीं आ पा रहा था, तो मैं उस समय एक्चुअल में उसमें एंक्सियस था कि इतने क्यों गलत हो रहे हैं, चाहे कितना भी पढ़ रहे हैं। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, एक बार जब सिलेबस पूरा होगा आपको भी पेशेंस रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा भी अपने प्रिपरेशन में, उसको थोड़ा पेशेंस, लेट द टाइम पास, वक्त के साथ एक बार आपका सिलेबस पूरा होने दीजिए। जब मेरा सिलेबस पूरा हो गया, जब मैंने 3 से 4 बार रिवाइज किया, और जब मैं डेली टेस्ट दे रहा था, तो डेली टेस्ट देने से क्या होता है ना, आपके दिमाग को इम्पैक्ट जाता है कि जब आपको ये पता नहीं था तो आपने क्यों अटेम्प्ट किया, इसका ऐसे होता है। तो जब मैं 60 टेस्ट लगातार दे दिया, उसके बाद धीरे धीरे मेरे निगेटिव्स कम होने लग गए, क्योंकि मैं टेस्ट डेली दे रहा था और रिवीजन डेली कर रहा था। तो ये दोनों करेक्ट। कंबाइन इफेक्ट के कारण मेरे निगेटिव बहुत कंट्रोल आ गए। यहाँ तक कि मैम वेरी मेंस में जिस क्वेश्चन में मैं 70% भी श्योर था, मैंने उसे भी अटेम्प्ट नहीं किया। जिस क्वेश्चन में मैं 100% श्योर था, मैंने वही अटेम्प्ट किया। वेरी ट्रू, वेरी गुड शबब। और यहाँ पे मैं जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं इस सेशन के, उन्हें बोलना चाहूंगी दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनएनएल एकेडमी, दैट दिस इज द रीजन व्हाई एनएनएल इज नॉट जस्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम उसे एनएनएल एकेडमी इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि दे डोंट जस्ट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट, कि आपका एक कोर्स है, करिकुलम है, जो प्रिपरेशन है वो तो हो गई होगा, बट इसके साथ जो बाकी वैल्यूबल इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग को कैसे ओवरकम करना है, या डे टू डे लाइफ में जो टॉप रैंक होल्डर रहे हैं प्रीवियस नॉर्सेट के, उनसे इंटरेक्शन कराना, करंट जो अभी नॉर्सेट एस्पिरेंट है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे संभव के बैच में भी आई स्टिल रिमेम्बर काफी बार ऐसे सेशन होते थे जो मोटिवेट करते थे स्टूडेंट को कि नहीं भाई, हमें जो है करना है, अपनी रैंक लेके आनी है, हम्म। इसी साल निकालना है। दिस इज व्हाट मेक्स एनएनएल डिफरेंट।
और अगेन संभव आपने ये प्रूव करके दिखाया है। एट लास्ट सबसे एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी हमारे नॉर्थ सेट एस्पिरेंट जो 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन से जो एक नट शेल समरी जो आप ले सकते हैं दैट इज कि अपनी जो भी आप जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट। आप वीडियो देखें, उनके आराम से बिल्कुल इत्मीनान में सिंपल नोट्स बनाइए, वो नोट्स आपको समझ में आने चाहिए। देन अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन को स्ट्रांग रखिए और अपने माइंड को काम रखिए। शंभव, हाँ फ्रॉम योर साइड हमारे कुछ जितने भी अभी जो व्यूअर्स हैं 11 के लिए जो प्रिपेयर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या कैसे प्रिपेयर करें और क्या ऐसी चीजें हैं जिनका उन्हें खास ध्यान रखना है? मैं मतलब अपने बहुत सारे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ जिनका 10 में अभी रह गया। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि यू ऑल आर डिजर्विंग, यू ऑल आर वर्थ इट। आप बहुत क्लोज हो। आपको रिग्रेट होगा बट आपको समझना होगा कि मात्र 4 मंथ बचा हुआ है। अगर आप अभी रिग्रेट करने बैठोगे, नॉर्सेट 11 तुरंत आ जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर बहुत लंबा सफर है नॉर्सेट 12 के लिए। इसलिए मेक श्योर आपको एक दिन रिग्रेट करना है बट आपको नॉर्सेट 11 में रिग्रेट नहीं करना पड़े। अभी से बैठो, कोई रिग्रेट नहीं करना है। नॉर्सेट 11 इज योर चांस। बस लग जाओ। 8 रिवीजन, डेली टेस्ट, बस। और शांति से बस खुद पढ़ो, मन को शांत रखो, भीड़ से दूर रहो। टारगेट बना लो कि मेरे को प्री में 60 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, डेली टेस्ट में, मेंस में 110 से ज्यादा चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेरा हर टेस्ट में एक्यूरेसी मोर देन 80% होना चाहिए। बस। अच्छा, अगर कोई एक जैसे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जिस स्टूडेंट जो इसमें करने वाला है, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आपको पहले शांत रहना है। सब हर इंसान फर्स्ट, हर टॉपर पहले बिगनर होता है। तो आपको अपने फेस के साथ रहना है, कभी भी किसी टॉपर को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, धीरे धीरे बस अपने सिलेबस को बिल्ड करो। करेक्ट। टॉपर बनने में वक्त लगता है, एक बार बिल्ड करो। हड़बड़ी में 10 तरह का वीडियो नहीं देखना। अगर आपने एनएल को चूज कर लिया है तो बस उसके वीडियोस को आप डेली देखते जाओ। अपने नोट्स को बनाओ, टैट्स दो, टेस्ट दो, और जो भी रिजल्ट आएगा बहुत सही है, नहीं आएगा 12th के लिए बैठ जाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच संभव, ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पॉइंट बताने के लिए। आई एम श्योर जितने भी जो हमारे यंग बडिंग नॉर्थ सेट 11 के एस्पिरेंट है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करेंगे और अपनी एक यूनिक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। देखो, आप यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी एक जो जर्नी है उसको आपको खुद डिजाइन करना है। और वो डिजाइनिंग पार्ट में जितने भी टॉप रैंक होल्डर होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप इस तरीके से, हमने ये स्ट्रैटेजी करी थी तो आप उसका कुछ एक पोर्शन ले सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, और इस हाँ। तरीके से आपने अपनी जर्नी को डिजाइन करना है। राइट। सो जैसे संभव ने बोला, नेक्स्ट नॉर्सेट 11 में ज्यादा टाइम नहीं है, स्पेशली जितने भी नॉर्सेट 10 के बच्चे हैं जिनका इस बार नहीं हुआ, डोंट गिव अप, डोंट लूज होप। बहुत ही कम टाइम रह गया है। संभव ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोली कि एक दिन रिग्रेट का होगा लेकिन बाकी दिन आपको मेहनत करनी है, और वो रिग्रेट का जो एक दिन था और बाकी दिन की मेहनत थी, कहीं ना कहीं जब नॉट सेट 11 क्लियर होगा तो यू विल फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैंने गिव अप नहीं किया। सो अगेन यस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन, सो थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। क्योंकि मुझे भी ये बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जब भी मैंने संभव को देखा, सिर्फ लाइब्रेरी में देखा है एनएनएल एकेडमी की पढ़ते हुए डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और आज वही डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आपके लिए इतना अच्छा रिजल्ट बन के आई है। सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम।